लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का पहला जो एप्लीकेशन है करेक्टनेस चेक करने वाला, उसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखा था। और इस लेक्चर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो लॉ ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड होते हैं, यानी इस तरीके के सवाल जिसमें एक क्वांटिटी P है, ये एक टर्म प्लस या माइनस, इस तरह का क्वेश्चन, यानी एक क्वांटिटी कई टर्म्स के, कई फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, कई टर्म्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मिलकर के बनी होती है। तो यहां पर यूज होता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी का मतलब कि होमोजेनियस फिजिकल क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने या घटाने में क्या होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। सेम क्वांटिटी का मतलब कि उनके डायमेंशनल फॉर्मूले या यूनिट, दूसरे शब्दों में यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये टर्म फोर्स को शो कर रहा है तो ये टर्म भी किसी फोर्स को शो कर रहा होगा और ये वाला टर्म भी किसी फोर्स को शो कर रहा होगा। दो फोर्स आपस में जुड़ के या घट के एक तीसरा फोर्स देते हैं। सपोज कीजिए ये 10 न्यूटन रहा होगा, ये 12 न्यूटन रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22 न्यूटन का फोर्स बनेगा। क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि 5 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 मीटर। 5 मीटर प्लस 10 किलोग्राम अगर कर दिया जाए तो क्या ये एडिशन पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि ये तो लेंथ है और ये क्या है, ये मास। ये आपस में जुड़ेंगे? कभी नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशन फॉर्मूला अलग है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला अलग है। ये लेंथ है और ये मास है। बोथ क्वांटिटीज आर नॉट होमोजीनियस। ये क्या है, होमोजीनियस क्वांटिटी नहीं है, एक जैसी क्वांटिटीज नहीं है। तो अगर इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जिसके एग्जांपल अभी हम देखेंगे, तो इसमें क्या है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को ये वाला टर्म एक्सप्रेस कर रहा है वही फिजिकल क्वांटिटी ये भी टर्म एक्सप्रेस करेगा और वही फिजिकल क्वांटिटी ये भी होनी चाहिए। यानी फॉर करेक्टनेस के लिए हर टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, हर फिजिकल क्वांटिटी नहीं, हर टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, अलग अलग इक्वल होनी चाहिए। यानी डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A to the power A, B to the power B upon D to the power D is equal to dimension of M to the power M upon N to the power N। यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाले जो टर्म होते हैं, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाले जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कैसी होती हैं, होमोजीनियस, यानी उन दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। यानी डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS का फर्स्ट टर्म is equal to डायमेंशन ऑफ RHS का सेकेंड टर्म। यानी इस टर्म की डायमेंशन, इस टर्म की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन अलग अलग क्यों होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं इस पर कुछ एग्जांपल्स। देखिए पहला और सबसे बेसिक, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 11th के बच्चों के लिए एकदम पुश्तैनी सवाल है। हर बच्चा ये सवाल पढ़ता है। जो भी बच्चा 11th में डायमेंशन पढ़ेगा उससे किसी न किसी यूनिट टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर आप लॉ ऑफ होमोजेनिटी नहीं देखेंगे तो ये सवाल आपके लिए करना बहुत टिड़िखीर हो जाएगा, मतलब काफी टफ हो जाता है। लेकिन वास्तव में सवाल टफ है नहीं, केवल 3 से 4 लाइनों में आ जाता है कि हमें क्या करना है, ए की डायमेंशन और बी की डायमेंशन फाइंड करनी है वंडर वॉल्स इक्वेशन में। अब वंडर वॉल इक्वेशन क्या है वो दिया हुआ रहेगा आपको, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। ठीक है, ये वंडर वॉल्स गैस इक्वेशन है जहां पर P क्या है, प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। V इज वॉल्यूम, ठीक है, R इज गैस कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। अब इसमें हमें क्या करना है, A की डायमेंशन फाइंड करनी है और B की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो LHS और RHS वाला रूल अगर हम लोग यहां अपनाएंगे तब तो, क्योंकि करेक्टनेस तो हमें चेक नहीं करनी है, करेक्टनेस चेक करनी होती तब हम करते हैं LHS की डायमेंशन इज इक्वल टू RHS की डायमेंशन। यहां पर हमें लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगानी है। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी देखो कैसे आएगी,
कि अगर वॉल्यूम में से ये b घटाया जा रहा है, इफ b इज सब्ट्रैक्टेड इन फ्रॉम v, यानी वॉल्यूम में से अगर b को घटाया जा रहा है तो b भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तभी तो घटाया जा रहा है ना। Therefore using होमोजेनिटी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। क्यों, क्योंकि v में से b को माइनस किया जा रहा है, तो वही क्वांटिटी b होगी जो v है वॉल्यूम, यानी b की डायमेंशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है, L3। तो पहला आंसर आ गया हमारा, ठीक है। सेकंड, अब देखिए प्रेशर में अगर ये टर्म जोड़ा जा रहा है तो ये भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा, तभी तो जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब कि a बाई वी स्क्वायर, ये टर्म की डायमेंशन बराबर प्रेशर की डायमेंशन के, या a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, प्रेशर की डायमेंशन इंटू वॉल्यूम की डायमेंशन का स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यहीं पर लिख देता हूं इसको, यानी फोर्स इंटू वॉल्यूम के डायमेंशन का स्क्वायर अपॉन एरिया की डायमेंशन। तो ए की डायमेंशन हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, mlt-2, और वॉल्यूम कितना होता है L3, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा L6, अपॉन एरिया कितना होता है L2। ए के यहां से कैंसिल होगा और यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा L की पावर 5 यानी L5। तो ए की डायमेंशन कितनी आ गई, ml5t-2। तो ये आ गई हमारी ए की डायमेंशन, और ये किसकी आ गई, बी की डायमेंशन। तो सेकेंड वाले जो होमोजेनिटी का है उसमें इस तरीके की क्वेश्चन पूछ, अभी मैं आपको एक दो प्रूफ कराता हूं और करेक्टनेस वाले भी कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस का इसके बाद करा रहा हूं, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये भी होमोजेनिटी पर ही बेस्ड है। इसमें वेलोसिटी v जो है वेलोसिटी और t क्या है, टाइम, यही दो नोन क्वांटिटीज हमारे पास में, और बाकी ये क्या है a b c d, ये जो चार वेरिएबल्स हैं, ये चार वेरिएबल्स कौन कौन सी क्वांटिटी होंगी उसका हमें क्या करना है, डायमेंशन फार्मूला पता करना है, ठीक है। तो मानी सी बात है कि ये अगर वेलोसिटी है तो ये टर्म भी वेलोसिटी को, ये पूरा टर्म वेलोसिटी को, और ये कंप्लीट टर्म एक वेलोसिटी को क्या करेगा, शो करना चाहिए। तो सबसे पहले a की फाइंड करते हैं। तो यूजिंग होमोजेनिटी, यूजिंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या हो जाएगा कि LHS की डायमेंशन RHS के इस टर्म की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए ना, अभी तक ऐसे ही किया है। तो डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, यानी ये कितनी हो जाएगी, LT-1, क्योंकि वेलोसिटी की क्या होती है, LT-1। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड देखो, ये भी वेलोसिटी क्या नहीं, इसकी डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। इसी से यूजिंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी, b इंटू टी की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, वेलोसिटी के बराबर, यानी यहां से क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ t, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की होती है LT-1 अपॉन टाइम, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, LT-2। ये आ गया आपका सेकेंड आंसर। थर्ड देखते हैं, देखो c को निकालने से पहले नीचे को सॉल्व कर लेते हैं, यानी d की डायमेंशन। तो यूजिंग होमोजेनिटी, देखो अगर d को हम लोग टाइम में ऐड कर रहे हैं तो d भी क्या होगा, टाइम होगा, है ना। डायमेंशन ऑफ d मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, तभी ये ऐड किया जा रहा है, तो d की डायमेंशन क्या आ जाएगी, टाइम। ये आपका एक और आंसर आ गया। अब देखो इस टर्म में एक टाइम में दूसरा टाइम जोड़ेंगे तो नीचे क्या बनेगा, टाइम ही बनेगा, यानी जो d प्लस t है ये टर्म क्या बनाएगा, एक टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कुछ मिनट या कुछ सेकंड d होगा और कुछ मिनट या कुछ सेकंड क्या होगा, t होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कोई एक नया टाइम बनेगा। सपोज कर लीजिए t डैश क्या बनता है, t डैश बनता है या t1 बनता है। तो कहने का मतलब कि नीचे d प्लस t की जो टर्म है, इस पूरे टर्म की डायमेंशन क्या होगी, टाइम की डायमेंशन। अब देखिए फिर से होमोजेनिटी यूज करते हैं, तो ये अगर वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी c अपॉन
डी प्लस टी, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, वेलोसिटी की डायमेंशन के, और c अपॉन ये नीचे क्या है, टाइम को शो कर रहा है, तो टाइम की डायमेंशन, और ये क्या है, एल टी माइनस वन, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो c बराबर कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन इंटू टी, तो t की पावर माइनस वन प्लस वन एड होकर के 0 हो जाएंगे और कितना आ जाएगा, l। ये हमारा एक और दूसरा आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका चौथा आंसर। तो देखिए आपने क्या किया, a, b, c और d इन सब की डायमेंशन निकाल दी। इसी में क्या पूछा जा सकता था आपसे कि a अपॉन b या ए बी इंटू सी स्क्वायर की डायमेंशन फाइंड कर दो। तो अगर आपको ए बी सी इन सब की अलग अलग डायमेंशन आ गई तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके का एक और सवाल हम लोग देख करके आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशन का अगला यानी रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाला एप्लीकेशन पढ़ेंगे। चलिए दो इक्वेशंस की करेक्टनेस चेक करते हैं जो कि हमारे इसी वाले जो फॉर्म मैंने बताया था उसमें है। तो इसमें पहला लेते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस या माइनस कुछ भी हो हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये आप 9th में पढ़ चुके हो कि ये क्या है, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है जहां पर s क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन और t अगेन टाइम। ठीक है, तो अगर ये टर्म डिस्टेंस को दिखा रहा है तो ये पूरा टर्म भी डिस्टेंस को दिखाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म भी किसको दिखाएगा, डिस्टेंस को दिखाएगा। यानी इस टर्म की डायमेंशन भी डिस्टेंस की डायमेंशन आनी चाहिए, इसकी डायमेंशन भी क्या हो, डिस्टेंस की डायमेंशन, और इसकी डायमेंशन भी डिस्टेंस की डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस अगर हम लोग लें तो ये क्या है, एस, और एस क्या है, डिस्टेंस, जो कि क्या होती है, लेंथ। इक्वेशन नंबर 1। अब आरएचएस का अगर फर्स्ट टर्म ले हम लोग तो ये क्या है, यूटी। यू क्या है बच्चों, वेलोसिटी, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नापी जा रही है यानी एल टी माइनस वन। और ये क्या है, टी, टाइम, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी टी। अब देखो टी की पावर माइनस वन, टी की पावर प्लस वन ऐड होंगी तो कितनी हो जाएगी, टी की पावर 0। तो जिस चीज की पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी ये कितना हो जाएगा, एल। ठीक। आरएचएस का सेकेंड टर्म हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ क्या है, नंबर, डायमेंशनलेस, खेल खत्म। ए क्या है, एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर, तो टी है टी की पावर 2। अब देखो टी की पावर फिर से क्या हो जाएगी, माइनस 2 प्लस 2, कितनी हो गई, 0, खत्म, एल। इक्वेशन नंबर 3। तो देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से आपको क्या दिख रहा है कि एलएचएस की डायमेंशन, आरएचएस के फर्स्ट टर्म की डायमेंशन, आरएचएस के सेकेंड टर्म की डायमेंशन, ठीक है ना, हर टर्म की डायमेंशन अलग अलग क्या है, इक्वल है। इसका मतलब दैट इज गिवन एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिया गया जो एक्सप्रेशन है क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो स्क्रीन को पॉज करके आप इसको क्या करिए, कॉपी कर लीजिए। अब चलते हैं किस पे, दूसरे वाले पर, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो देखिए सेकेंड वाला कैसे होगा, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h इज हाइट। ठीक है, ये वर्टिकल मोशन में यानी अर्थ से ऊपर या अर्थ से नीचे जाने, वैसे अर्थ से ऊपर वाला लिया गया है तभी जी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं एलएचएस की डायमेंशन, ये कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर। तो देखो वी क्या है, वेलोसिटी है ना, फाइनल या इनिशियल कुछ भी हो, फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर करना है यानी कितना हो जाएगा, एल टू टी माइनस टू। ठीक, आरएचएस के फर्स्ट टर्म की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर। ये देखो फिर से वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया यानी एल टी माइनस वन का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, एल टू टी माइनस टू। ठीक है, आरएचएस के सेकेंड टर्म को देखिए अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा,
2GH। ये ध्यान मत दो कि यहां पर ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है या ऐड हो रहा है, इसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कारण ही तो हम लोग अलग अलग निकाल रहे हैं, अलग अलग फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ये टर्म भी क्या होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये दोनों घट के क्या दे रहे हैं हमें, वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 2 क्या है, नंबर, खेल खत्म। G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी LT-2, और H क्या है, हाइट यानी लेंथ। तो L से L मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना हो जाएगा, L2T-2। तो देखो यहां से आपको क्या दिखा कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS सेकेंड टर्म, यानी हर टर्म की, इस टर्म की डायमेंशन, इस टर्म की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन क्या है, अलग अलग बराबर है। देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ठीक है, ये समझ में आया। अब फिर से चलते हैं, जो पहले हम लोगों ने एग्जांपल किया था उसकी तरह एक दो एग्जांपल सॉल्व करके आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर, जहां पर f क्या है, फोर्स, x डिस्टेंस है और t टाइम है। यहां पर हमें a बाई b की डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी a बाई b का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। तो ये भी वैसे ही होगा, होमोजेनिटी से, एक एक टर्म से पहले हम लोग, अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, यानी इस टर्म की डायमेंशन भी फोर्स की डायमेंशन होगी और इस टर्म की डायमेंशन भी किसके बराबर होगी, फोर्स की डायमेंशन। तो देखते हैं जल्दी से, a रूट x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, यानी a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन x की डायमेंशन का रूट मतलब पावर हाफ। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, mLT-2 अपॉन x है डिस्टेंस, उसकी पावर हाफ यानी L हाफ। ये ऊपर जाएगा तो L की पावर 1 में से हाफ घटेगा तो बचेगा हाफ, यानी ये बचा हमारा mL हाफ T-2। सिमिलरली BT स्क्वायर, इस टर्म की डायमेंशन भी क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन के बराबर होगी, यानी B की डायमेंशन जो होगी वो कितनी होगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स यानी mLT-2 अपॉन ये टाइम का स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो T2, ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -2 और बढ़ जाएगी और कितना हो जाएगा, mLT⁻⁴। अब ये हमें A और B की डायमेंशन मिल गई तो इनका रेशियो ले सकते हैं। देयरफॉर A बाई B की डायमेंशन, A की डायमेंशन कितनी है, mL हाफ T-2 अपॉन mL T-4। देखिए -2 यहां से -2 को काट देगा और बचेगा -2, m से m कैंसिल, L की पावर हाफ से यहां L की पावर कैंसिल होगी और बचेगी L की पावर हाफ। तो इस L की पावर हाफ को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस हाफ और T की पावर -2 ऊपर जाएगा तो T2। ये हो जाएगी A बाई B की डायमेंशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको और कोई भी न्यूमेरिकल फंसता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा सॉल्व करके, या एक अलग से सेशन ले लूंगा इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देखिए अभी आप लोग 10th से 11th में आए हैं तो आपके लिए न्यूमेरिकल लगाने की आदत डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11th का कोर्स इतना बड़ा होता है कि अगर आप शुरुआत से पढ़ाई के साथ साथ न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि केवल थ्योरी से 11th में आप मार्क्स तो अच्छे नहीं ला सकते हैं, पास भले हो जाए लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। और अगर इस तरीके से आप बेसिक कॉन्सेप्ट की न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तो न्यूमेरिकल के प्रति आपका जो डर है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे आप न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे या न्यूमेरिकल लगाने से डरेंगे और केवल रटने से आप फिजिक्स पास नहीं हो सकते हैं। इसलिए पढ़ते रहिए, साथ ही साथ न्यूमेरिकल लगाते रहिए, अपनी कमजोरियों से भागिए नहीं, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और मुझसे जो हेल्प हो सकेगी वो मैं पूरी की पूरी करूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी तरीके से साथ बने रहिए।